गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुराधा त्रिपाठी आज आनंदम के संदर्भ में दिए गए मुद्दों पर आपसे बात करने के लिए मुखातिब हुई हूँ और मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करूँगी वो है पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण। हम सबसे पहले जिस चीज़ को लेंगे वो ये कि आज या हमेशा से ही पर्यावरण मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है और आज हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उसे मानव ने अपने स्वार्थों, अपने क्षणिक लाभ और छोटे छोटे संकीर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदूषित कर डाला है। पर्यावरण में हम जल, वायु, पृथ्वी, आकाश को शामिल करते हैं, जिन चारों तत्वों की शुद्धता पर ही मानव जीवन का अस्तित्व, उसकी जीवंतता, उसका स्वास्थ्य, ये सब डिपेंड करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले कुछ अरसों से, पिछले कुछ दशकों से पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज सब जने, पूरा समाज, व्यक्ति से लेकर के राष्ट्र समाज तक, राष्ट्रीय सरकार से लेकर के विश्व स्तर तक, ये सब पर्यावरण की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए इसकी बात कर रहे हैं। पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण के संरक्षण पर बात करने से पहले पर्यावरण को किस प्रकार का खतरा उत्पन्न हुआ है, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसमें हम सबसे पहला लेंगे ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ता हुआ खतरा, वैश्विक तापमान का बढ़ता हुआ खतरा। आज सबसे बड़ा खतरा जो पूरी दुनिया के सामने है वो है बढ़ते तापमान का, जिसकी वजह से एक तरफ तो जो बायोमास उत्पादन है उसमें कमी होती जा रही है, जैव विविधता पर प्रभाव पड़ रहा है, ध्रुवीय तंत्र के बिगड़ने का खतरा पैदा हो रहा है, फूड सिक्योरिटी का खतरा पैदा हो रहा है, तो दूसरी तरफ मानव सेहत पर हमें बड़े ही खतरनाक रूप में इसका असर देखने को मिल रहा है। आज विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, चाहे हम कैंसर को लें, चाहे हम अपंगता को लें, चाहे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को लें, वो सब आज इसी सब की देन है। आज बच्चों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है, आज इन जो टीके लगाए जाते हैं उसका असर उतना बच्चों पर नहीं देखने को मिल रहा है। ये सब आज हमारे इस ग्लोबल वार्मिंग का ही असर देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग से कोरिलेटेड दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वह है क्लाइमेट चेंज का, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ट्रेमेंडस चेंज इन क्लाइमेट आज हमें देखने को मिल रहा है और इसका परिणाम जो हमें देखने को मिल रहा है वह है राइजिंग सी लेवल, हीट वेव्स का बढ़ना, ड्रॉट, हैवी रेनफॉल विद फ्लड्स, शोर लाइन इरोजन, स्टॉर्म सर्जेस, जिसमें हम हरिकेन्स, कैटरीना, सैंडी, इस तरीके की ढेरों चक्रवाती तूफानों का सामना हमें करना पड़ रहा है, पूरी मानव प्रजाति को करना पड़ रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वो है ई वेस्ट से निकलने वाला कचरा। आज जो सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना आया है, जो सूचना क्रांति की शुरुआत हुई है, उस सूचना क्रांति के युग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने अपनी अपरिहार्यता, अपनी आवश्यकता, अपनी अनिवार्यता सिद्ध कर दी है, जिसमें हम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि चीज़ों को शामिल करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने, इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ने हमारी डे टू डे लाइफ को तो आसान बना दिया, लेकिन इसने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे की तरफ धकेला है, जिसका प्रॉपर तरीके से निस्तारण कैसे किया जाए ये आज पूरी दुनिया के सामने चुनौती बना हुआ है। विकसित देशों ने तो अपना इससे
पल्ला झाड़ने के लिए और अपने यहाँ पर कंटेमिनेशन की प्रोसेस को कम करने के लिए भारत और अन्य अफ्रो एशियाई जो अविकसित और गरीब राष्ट्र हैं उनके यहाँ पर इसको भेजा जा रहा है। और एक तरीके से ये जो कंट्रीज हैं ये ई वेस्ट के डंपिंग यार्ड्स बनते जा रहे हैं। अब इन ई वेस्ट से जो निकलने वाली लीथल एलिमेंट्स हैं, जो लीथल गैसेज हैं, ये सब एक तरफ तो पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे मानव स्वास्थ्य के ऊपर खतरनाक असर डाल रहे हैं, जिसमें हम नर्वस डिसऑर्डर को लेंगे, मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस को लेंगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम को लेंगे, एलर्जीज को लेंगे। उनका सामना आज पूरी की पूरी हमारी जो मानव जाति है वो कर रही है। चौथा जो सबसे बड़ा खतरा आज पर्यावरण के सामने है वह है प्लास्टिक का बढ़ता हुआ उपयोग। प्लास्टिक के बढ़ते हुए उपयोग ने पर्यावरण के साथ साथ मानव जाति के समक्ष एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न किया है, क्योंकि प्लास्टिक का निस्तारण अपने आप में एक बहुत ही टेढ़ा काम है। हम यदि इसे जलाते हैं तो जो जहरीली गैसें इससे निकलती हैं वो मानव और पर्यावरण दोनों को ही प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती हैं। और यदि हम इसे पृथ्वी में, जमीन में गाड़ देते हैं तो ये जमीन को बंजर बनाने का काम करती है, जमीन की उत्पादकता को खत्म करती है, जमीन की फर्टिलिटी को खत्म करती है। तीसरी तरफ ये पानी में, जहाँ पर ये प्लास्टिक का कचरा जाता है वहाँ पानी में भी इसका हमें असर देखने को मिल रहा है, जिसका जो जलचर हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जलचर इसी प्लास्टिक के भरे हुए पानी को पीते हैं और उनके अस्तित्व को इससे खतरा हो रहा है। जो एग्रीकल्चरल लैंड है बर्बाद होती जा रही है। हम खेतों में या खुली जगहों पर आज जहाँ भी नजर दौड़ाएं, पेड़ पौधों के ऊपर प्लास्टिक की थैलियां, उन टहनियों पर हमें आच्छादित दिखाई दे रही हैं। तो एक तरफ तो हमें सॉइल की खराबी होती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ इसका डायरेक्ट जो प्रभाव है वो निरीह पशुओं के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसमें खासकर हम गायों का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस प्रकार से खाद्य सामग्री के साथ साथ ये प्लास्टिक की थैलियों को भी खा रही हैं और जिसकी वजह से ये बेमौत मुंह में समा रही हैं। तीसरा जो जलचर है, जिसमें हम सीगल, एल्बेट्रॉस को देख सकते हैं, तो प्लास्टिक एलिमेंट्स आज हमको उसमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये प्लास्टिक जमीन पर पड़े पड़े, नालियों में पड़े पड़े, एक तरफ तो नालियों को चोक करने का काम करता है तो दूसरी तरफ जो ग्राउंड वाटर लेवल है, सीपिंग के थ्रू ये उस ग्राउंड वाटर लेवल को भी कंटेमिनेट करता है। और जो अदर सराउंडिंग वाटर रिजर्वायर्स हैं, वहाँ जो स्पेसीज हैं जो इन पानी को पीती हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रही हैं। इसी प्रकार से केवल पशु पर्यावरण ही नहीं, बल्कि अब तो प्लास्टिक के ज़्यादा इस्तेमाल से मानव के स्वास्थ्य के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, अब तो उसके ऊपर भी जो नया शोध आ रहा है वो ये बताता है कि किस प्रकार की प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक के टिफिन्स, अदर प्लास्टिक की जो भी सामग्री है, उन सब का लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल करने से मानव के स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसमें रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ये आज मेन होता जा रहा है। नेक्स्ट हम जो पर्यावरण को खतरा पहुंच रहा है उसको लेंगे, वो है पेस्टिसाइड्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। आज अधिक उत्पादन के लालच में हम अंधाधुंध तरीके से रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। परिणाम ये हुआ कि एक तरफ तो खेतों में पाए जाने वाले जो उपयोगी कीड़े मकोड़े हैं जो खेती के काम आ सकते हैं वो नष्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ जमीन बंजर हो रही है, तो तीसरी तरफ आज कैंसर जैसी बीमारियां विकराल स्वरूप धारण कर रही हैं। पंजाब जैसे शहर में कैंसर ट्रेन का चलना
इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार से पेस्टिसाइड्स के दुरुपयोग ने, पेस्टिसाइड्स के बहुत ज़्यादा प्रयोग ने मानव को प्रभावित कर डाला है। चौथा, पेस्टिसाइड्स बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रही है, क्योंकि किसान जब एक फसल उगाता है तो उसी एक फसल के साथ साथ दूसरी अन्य फसलें साइमल्टेनियसली उत्पन्न होती हैं, लेकिन एक फसल को बढ़िया करने के लिए जिस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है वह दूसरी फसल को बर्बाद करने का काम कर रही है। अंतिम जो हमें नुकसान पेस्टिसाइड से मिल रहा है देखने को वो ये है कि फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने वाले जो कीट पतंगे हैं वो इन पेस्टिसाइड से इम्यून हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि उन कीट पतंगों को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट जो पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है वो है वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, पानी में मिलने वाला प्रदूषण। आज औद्योगिकीकरण, शहरीकरण ने कारखानों का गंदा पानी, घरेलू गंदा पानी, नालियों में बहाया जाने वाला मल, सीवर लाइन का गंदा निष्कासित पानी, इन सब ने निकटस्थ नदियों, समुद्रों, नालों, झीलों, तालाबों और अदर जो वाटर रिजर्वोयर्स हैं उन सबको विषाक्त कर डाला है। इससे एक तरफ तो पानी में रहने वाले जो जलचर हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, दूसरी तरफ वाटर पोल्यूशन से जो प्रदूषित पानी के माध्यम से जो खेती की जाती है उस खेती का परिणाम यह है कि वो फसलें, सब्जियां विषैली हो रही हैं। परिणाम स्वरूप मानव स्वास्थ्य के साथ ही साथ पर्यावरण पर हमें इसका घातक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से वाटर पोल्यूशन के थ्रू उपजाऊ जमीन लगातार विषैली होती जा रही है, बंजर होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। तो इन सब की वजह से जो वाटर पोल्यूशन है, इस वाटर पोल्यूशन ने आज जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ाया है। नोजिया, डायरिया, नर्वस सिस्टम की डैमेजिंग, लीवर, किडनी, इन सब को बड़े खतरनाक रूप में प्रभावित किया है। इसके बाद हम लोग लेंगे एयर पोल्यूशन। आज जल प्रदूषण और अदर अन्य पोल्यूशंस के साथ साथ वायु प्रदूषण पर्यावरण और मानव के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। विकास और प्रगति के साथ कदम ताल के फेर में कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, गैसें, डीजल एंड पेट्रो व्हीकल से निकलने वाला धुआं, जलाने वाला हाईकोक, सड़क किनारे चलने वाले निर्माण कार्य, सीमेंट का बढ़ता प्रयोग, एसी, इन्वर्टर, जनरेटर, फसलों को जलाए जाने, कूड़े कचरे को जलाए जाने आदि से निकलने वाली जो विभिन्न जहरीली गैसें हैं, इन्होंने पर्यावरण को बड़े खतरनाक रूप में जहरीला बना डाला है। अभी लॉकडाउन के समय जब ये सब चीज़ें बंद थीं तो एयर पोल्यूशन में एकदम से गिरावट आई थी। ये इस बात का इंडिकेटर है कि हम स्वयं ही किस प्रकार से अपने एयर को, अपने एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें लेंगे वो है नॉइज पोल्यूशन, कि किस प्रकार से आज ध्वनि विस्तारकों का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। आज मोटरसाइकिल्स हैं, विदाउट साइलेंसर इनका इस्तेमाल करने पर जो युवा पीढ़ी है वो बड़ा उत्साह महसूस करती है। हाई डेसिबल लेवल पर बच्चे म्यूजिक सुनते हैं। तो इन सब की वजह से मानव जीवन के ऊपर जो इसका असर आया है वो ये है कि ये हियरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाती है, हियरिंग कैपेसिटी को घटाती है, बीपी को बढ़ाना, हार्ट डिजीज को बढ़ाना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस को बढ़ाने का काम करती है। और अंतिम हम जो लेंगे वो है मोबाइल का बढ़ता हुआ इम्पैक्ट। इस मोबाइल के बढ़ते हुए इम्पैक्ट की वजह से जो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है और इसकी वजह से आज ढेर सारी हेल्थ हैजार्डस बीमारियां लगातार फैलती चली जा रही हैं।
तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कहें तो कह सकते हैं कि आज प्रदूषण के इतने प्रकारों ने हमारे स्वास्थ्य, वातावरण, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी खतरे में डाल दिया है। हम चाहे सीजन के चेंजेस को लें, मौसम के परिवर्तन को लें, कि जब सर्दी पड़नी होती है तब सर्दी पीक पर नहीं आती, उसकी शुरुआत नहीं हो पाती, गर्मी, बरसात, इन सब के समय में हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हिमखंड, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और अदर भयंकर तूफान हमें देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तो तीसरी तरफ मानव को विभिन्न प्रकार की व्याधियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको कि मैंने पूर्व में अभी डिस्कस किया है। तो अब ऐसी स्थिति में इस विकराल पर्यावरण प्रदूषण का डरावना स्वरूप देख करके आज त्राहिमाम की स्थिति पूरी दुनिया के समक्ष पैदा हो गई है और आज पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर के व्यक्तिगत स्तर से लेकर के सरकारों के स्तर तक पूरे विश्व में प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण से एक तरफ अभिप्राय है जंगल, भूमि, जल, आकाश, इन सभी निकायों की सुरक्षा, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, खनिजों, ईंधन, प्राकृतिक गैसों जैसे संसाधनों की सुरक्षा से है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ये सब प्रचुर मात्रा में मनुष्य के उपयोग के लिए उपलब्ध रहे। तो दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है कि पर्यावरण को किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से बचाना, क्योंकि पर्यावरण के किसी भी एक अंग की क्षति पूरे पर्यावरण संतुलन पर अपना प्रभाव डालती है। प्रकृति में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु भी सूर्य वातावरण का संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। अतः पूरे मानव समाज के लिए ये आवश्यक बन गया है, अनिवार्य हो जाता है कि वह पर्यावरण संतुलन के प्रति अपनी जागरूकता रखे और सरकारी कदमों के साथ ही साथ इसको अपने लेवल पर बचाने का जो भरसक प्रयत्न कर सकता है वो करे। अब हम लोग लेंगे कि वो कौन से कदम हैं जिससे कि हम पर्यावरण को सुरक्षित करने का कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि वैश्विक वातावरण को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सीएनजी को बढ़ावा दिया जाए। केमिकल उत्पाद जिसमें हम डीओ, परफ्यूम्स, शेविंग फोम्स, पेस्टिसाइड्स, कूलेंट ऑयल, रेफ्रिजरेशन का प्रयोग किया जाता था बहुतायत में, उसको हम कम करें। ऊर्जा के जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू करें। डीजल से चलने वाली गाड़ियों और मशीनरी का प्रयोग कम करें। पुराने लाइट बल्ब की जगह फ्लोरेसेंट बल्ब, एलईडी इत्यादि का इस्तेमाल करें। एसी और फ्रिज का इस्तेमाल सीमित रूप में करें और प्राकृतिक रोशनी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। जहाँ तक एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का सवाल है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस को घटाने का प्रयास किया जाए। फॉसिल फ्यूल की जगह जो रीन्यूएबल एनर्जी है, जो नए ऊर्जा के साधन निकल करके आ रहे हैं, जिसमें हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी को ले सकते हैं, इनका प्रयोग बढ़ाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। मैक्सिमम यूजफुल घने छायादार पेड़ों को लगाया जाए, उनका प्लांटेशन किया जाए। खासकर रोड्स के किनारे घने पेड़ों को लगाया जाए जो पोल्यूशन को अवशोषित कर सके। ई वेस्ट को घटाने का, ई वेस्ट को कम करने का मात्र एक ही तरीका है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। हम इसको कम से कम इस्तेमाल करें, हम इसका पुनर्चक्रण करें और हम इसका प्रयोग घटाने की कोशिश करें। इसी प्रकार से प्लास्टिक का जो प्रयोग हम बढ़ता हुआ देख रहे थे,
उसकी जगह सबसे पहले हम प्लास्टिक की थैलियों को नो कहें। प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़ों के थैलों का हम इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक के टिफिन्स, प्लास्टिक के कंटेनर्स की जगह हम स्टील, कॉपर, ग्लास इन बॉटल्स को काम में लें। एग्रीकल्चर या हम ये कहें कि जो भूमि प्रदूषण है उसके लिए हमें सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों को मिश्रित फसल की विधि बताई जानी चाहिए। नई कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैविक खाद के इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए पानी का सीमित एवं विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाए। वर्षा जल के संचय की व्यवस्था की जाए जिसके माध्यम से भूमिगत जल का संरक्षण हो सके। पानी के पुनर्चक्रण की व्यवस्था को शुरू किया जाए और कृषि प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले पानी के दोबारा उपयोग में लाने की प्रणाली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। वन संरक्षण के लिए, प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए वनों की कटाई नियोजित की जाए, नियंत्रित की जाए, विवेकपूर्ण ढंग से की जाए। जितना जरूरी है उतना ही वनों को काटा जाए। इसी प्रकार से वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। पेड़ पौधों को बढ़ाया जाना चाहिए। कागज का सीमित इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शहरों में जहाँ तक प्लांटेशन का सवाल है तो हर व्यक्ति को अपने लेवल पर जितना उसके प्लॉट का, घर का आकार प्रकार है उसके अकॉर्डिंग एक पेड़ जरूर लगाया जाना चाहिए, जिससे कि समाज में, कॉलोनी में जहाँ कहीं थोड़ा बहुत प्रदूषण हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। नॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिए ध्वनि विस्तारकों की ध्वनि सीमा निर्धारित की जाए। इसका उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए और नॉइस पोल्यूशन के लिए भी जो रिसीवर्स एंड है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाना चाहिए। साउंड इंसुलेशन को रोका जाना चाहिए। मोबाइल का जहाँ तक कंट्रोल करने का सवाल है तो बेहद ज़रूरी हो तभी मोबाइल इस्तेमाल करें। जब ज़रूरत ना हो तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखें। एंड स्पेशली कुछ लोग रात्रि में भी अब सोते समय अपने तकिए के पास या बिस्तर के पास मोबाइल रखते हैं। मोबाइल को जितना दूर रखें उतना बेहतर है। इसी प्रकार से सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दिया जाए। खाली पड़े जो स्थान हैं जहाँ पर भी हैं, शहर में, गांव में, खेत में, सड़क के किनारे, उन सब जगहों पर फलदार और छायादार घने घने पेड़ लगाए जाने चाहिए। तभी हम जो चुनौती आज पूरे राष्ट्र के सामने, समाज के सामने, व्यक्ति के सामने, सरकार के सामने, विश्व के सामने पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के है, बढ़ते हुए पर्यावरण के खतरे को लेकर के है, हम उसका समाधान कर पाएंगे। थैंक यू।